सो हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आज की वीडियो होगी सामाजिक प्रभाव यूनिट 8, जो कि हमारा चल रहा है BPCC 107 की पूरा सीरीज में। तो जल्दी में ख़त्म होने के पास हम लोग आधा से अधिक पढ़ चुके हैं। तो इसमें हम लोग को जो मुख्य मुख्य पढ़ना है वो है हमारा 3 टॉपिक है। ठीक है। सामाजिक प्रभाव कई रूप में हो सकता है। यदि किसी व्यक्ति के अनुरोध हो यह किसी व्यक्ति का अनुरोध हो सकता है जो आप अपने व्यवहार को प्रभावित करते हैं, जो अनुपालन कहलाता है। यह या यह एक सामाजिक मानक हो सकता है जो आपके व्यवहार को परिवर्तित करता है, वह अनुरूपता कहलाता है। या यह किसी अधिक प्राधिकारी से प्राप्त कोई आदेश हो सकता है जिसकी वजह से आप अपने व्यवहार में कुछ परिवर्तन आया है, वो आज्ञाकारिता कहलाता है। लगभग हर व्यक्ति सामाजिक परिवेश में जिसका आप तो अनुरूपता क्या है? लगभग हर सामाजिक परिवेश में जिसका आप अपने दैनिक जीवन में सामना करते हैं, उस परिवेश में स्वीकृत व्यवहार के बारे में कुछ नियम होते हैं। किसी को कैसा व्यवहार करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, यह उस नियमों को वर्णित किया जाता है। यह नियम मानदंड के रूप में जाने जाता है। जो परिवेशों में यह मानक औपचारिक स्पष्ट से उल्लेखित या लिखित रूप से स्पष्ट उल्लेखित होते हैं। उदाहरण के लिए पोस्ट ऑफिस में लगी हुई संकेत पट्टी, साइन बोर्ड, कृपया एक कतार बनाएं। हालांकि कई अन्य परिवेश में मानक औपचारिक, अंतर्निहित और उल्लेखित हो सकता है। अगर मान लो कि आप एक बैंक में गए और उसमें ये लाइन वाला सिस्टम नहीं है, लिखा नहीं है कहीं लाइन लगाए, लेकिन सब लोग एक कतार में खड़े हैं, तो आप उस कतार का पालन करोगे या डायरेक्ट जो वहाँ पे फ्रंट पे जो डेस्क है, डायरेक्ट उस डेस्क पे चले जाओगे? मानी बात है, आप एक कतार का पालन करोगे। तो वही कहा जा रहा है इसमें कि इसमें यह नियम सामाजिक मानदंड के रूप में होते हैं। जो सामाजिक मानदंड होता है, जो सब फॉलो कर रहा है, उसमें आपको ही फॉलो करना पड़ेगा। भले ही अगर आप अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठे हो और आगे कुछ अनाउंसमेंट हुई और सब लोग ताली बजाए, तो आपको भी ताली बजानी पड़ेगी। आप ऐसा नहीं हो कि आप बिना ताली बजाए रहे हो। या मान लो क्लास में टीचर आए और आपकी हाइट कम है और आप पीछे बैठे हो और सब लोग खड़े हो गए और आपको दिखा नहीं कौन सा रहा है कौन है, तो भी आपको भी खड़ा होना पड़ेगा एज अ रिस्पेक्ट देने के लिए उनको। ये अनुरूपता होती है। तो सोलेमन इस अनुरूपता के शोध के अग्रदूत रहे। तो उनके क्या है, सोलेमन ने इस घटना को प्रदर्शित करने के लिए एक शास्त्रीय क्लासिक प्रयोग किया। अपने बहुत ही न्यूनतम अध्ययन में वास्तविक सहभागिता 7-8 मिथ्या सहभागियों जिन्हें शोधकर्ता द्वारा लाया गया था और वह वास्तविक सहभागी की तरह लग रहे थे, के साथ बैठने की व्यवस्था की गई। उन्हें एक प्रत्यात्मक समस्या हल करने के लिए दी गई प्रत्यक्षणात्मक समस्या हल करने के लिए दी गई, जिसे उन्हें यह बताना था कि 3 तुलनात्मक रेखाओं में कौन सी रेखा की लंबाई मानक रेखा से मेल खाती है। कुछ अवसरों क्रांति प्रयासों पर मिथ्या सहभागियों ने जानबूझकर गलत उत्तर दिया। ऐसा देखा गया कि अधिकांश क्रांतिक प्रयासों में 78% मामलों में वास्तविक प्रतिभागियों के समूह के दबाव में सिर्फ अन्य मिथ्या सहभागियों के अनुरूप होने के लिए दिया गया, जबकि वास्तविक सहभागिता सही थे और मिथ्या सहभागिता गलत थे। तो इसमें 2 ग्रुप को लाया गया। ठीक है, मतलब एक ग्रुप में बनाया गया जिसमें आपको 3 लाइनों को नापना था कि रियल लाइन से कौन सी लाइन मेल खाती है। 3 लाइन थी, कोई छोटी थी, कोई ज़्यादा बड़ी थी, कोई मीडियम साइज थी, या जैसे जैसे मान लो। तो उसमें क्या हुआ कि उसमें बुलाया गया और उसमें कुछ लोगों ने ये बता दिया कि ये वाली लाइन सबसे बड़ी है, यही लाइन है जो एकदम इक्वल है, मतलब सॉरी सबसे बड़ी है, जो आपने लाइन बताई थी उस लाइन के इक्वल में यही लाइन आ रही है। तो बाकी लोग ने भी उसी का पक्ष लिया और उसी के साथ खड़े हो गए। बल्कि जो कुछ लोग थे जो वास्तविक था और उन्होंने अपना जवाब बताया, तो 76% मामलों में जो लाइन उन लोग द्वारा पहले से ही बता दी गई थी कि जिन्होंने जानबूझकर गलत उत्तर दिया था, उन्हीं लाइनों का फॉलो कर लिया गया। बाकियों के द्वारा भी हो सकता है उनका उत्तर गलत हो, ऐसा सब लोग करता है। ऐसा अगर आप अपने BEVAE 181 जो होता है, एक OMR बेस होता है, आप देख रहे हो कि आपके आगे वाले ने लगाया है ये वाला आंसर, बहुत कॉन्फिडेंस के साथ लगाया है और टिक कर दिया, और आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है, तो आप भी हो सकता है उसको गलत लगाया हो
आप ये बात बिना सोचे भी आप अपने क्वेश्चन का भी आंसर वही लगाओगे। यही होता है देखा देखी का बात की एक अनुरूपता का मॉडल। एस ने बताया कि लगभग एक चौथाई शोध सहभागियों ने समूह द्वारा दिए गए उत्तर को कभी स्वीकार नहीं किया और इस तरह के समूह का दबाव आगे झुके नहीं। मतलब जो लोग थे जो झुके नहीं, जो नहीं सोचे कि ये लाइन इक्वल है या नहीं है, उन लोग का उत्तर गलत हो सकता है, हमारा उत्तर सही हो सकता है, जो झुके नहीं। इसी तरह कई अन्य सहभागी थे जिन्होंने समूह में उत्तर का लगभग हमेशा स्वीकार किया। तो जो उत्तर आ गया भाई वो स्वीकार किया, हम उन्होंने उतना देखा ही नहीं कि ये वाली लाइन छोटी है बड़ी है, स्वीकार किया। तो अब आ जाता है अनुरूपता का प्रभाव। उसको आप लोग को और पढ़ना हो आप लोग पढ़ लेना। अनुरूपता का प्रभाव क्या कहता है? एक मानव के रूप में हम अपने विचार, भावना और व्यवहारों के संदर्भ में स्वतंत्र होने की इच्छा रखते हैं। इससे कई फर्क नहीं पड़ता कि किस संस्कृति से लिया जा रहा है। उस संस्कृति में अधिकांश लोग समान तरीके से खाते और कपड़े पहनते हैं। वे मनोरंजन के लिए एक ही तरह के मीडिया को पसंद करते हैं। स्वतंत्र होने की इच्छा के बावजूद हम काफ़ी हद तक सामाजिक प्रभाव के आगे आत्मसमर्पण कर देते हैं। जैसे कि आप अगर कहीं जा रहे हो और किसी की शादी हो रही है, अगर एक होता है ना कि तुम लोगों ने एक प्रैंक वीडियो देखा होगा कि अगर कोई एक लोग लिफ्ट में बोल दिया कि वीडियो में, प्रैंक वीडियो में देखा होगा कि बोल दिया कि मम्मी हम सब्जी मंडी में, तो बाकी लोग भी उसकी हेल्प करते हैं और जो नहीं कर रहा होता है, जो शांति से खड़ा होता है, वो भी हेल्प करता है। जैसे प्रैंक वीडियोस बनाए जाते हैं, तो यही होता है इसका प्रभाव कि अन्य लोग भी जो शामिल नहीं होना चाहते हैं वो भी आत्मसमर्पण करके उस चीज़ों में शामिल होते हैं। तो अनुरूपता को प्रभावित करने वाले कारक क्या होते हैं? तो कुछ कारक होते हैं जिस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। एक विशेष समूह द्वारा स्वीकार किए जाने पर सशक्तिशीलता और इच्छा सबसे प्रमुख कारणों में से एक एक है, जो उस अनुरूपता की सीमा निर्धारित करता है जिसके हमारे द्वारा समूह के मानकों के प्रति प्रदर्शित करने की संभावना होती है। यह कारक जितना ही उच्च होगा उतना ही अधिक हम उस समूह को मानदंडों के अनुरूपता प्रदर्शित करेंगे। एक शक्तिशील समूह मान लो अगर एक शक्तिशील समूह ने उस अनुरूपता को स्वीकार किया है तो फिर आपको भी करना रहेगा, क्योंकि उसने कर लिया तो फिर आपको भी उसके आगे अपना आत्मसमर्पण करना पड़ेगा और उसकी बात माननी पड़ेगी। जैसे कि एक मान लो बीटीएस अगर कोई गलत काम, मतलब गलत काम या कोई ऐसा काम कर रहा है जिसमें अन्य सामाजिक हिस्सों में है और आप वहाँ उपस्थित हो, तो आपको वही काम करना पड़ेगा, क्योंकि इतना बड़ा अगर शक्तिशील लोग अपना व्यवहार में परिवर्तन करके उस के आगे अब क्या बोलते हैं आत्मसमर्पण कर रहे हैं अनुरूपता के अनुसार, तो आप भी करोगे। फिर सामान्यतः जैसे जैसे समूह का आकार बढ़ता है वैसे वैसे हम अपने समूह के प्रति अनुरूपता महसूस करने का दबाव बढ़ता जाता है। हालांकि समूह के आकार और अनुरूपता के स्तर के बीच संबंध अनिर्णय अनिर्णय अनिर्णायक होता है रहा है। कुछ अध्ययन दावा करते हैं कि अनुरूपता केवल 3 से 4 सदस्यों तक बढ़ती है, उसके बाद समूह का प्रभाव तो स्थिर हो जाता है या कम होने लगता है। ऐसा हमें तो नहीं लगता, सब पागलपंती और उतावले हो जाते हैं। नहीं, इसका ये हो भी सकता है कि कुछ लोग विरुद्ध भी हो जाते हैं, हमने भी किया है विरुद्धताई। औपचारिक और अनौपचारिक रूप से वर्गीकृत करण के अलावा मानकों को वर्णनात्मक और निषेधात्मक के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। वर्णनात्मक मानक व्यवहार करते हैं कि लोग आमतौर पर किसी स्थिति में क्या करते हैं, जबकि निषेधात्मक नियम हमें बताते हैं कि किसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। उदाहरण के लिए लोग अंतिम संस्कार में जोर से संगीत नहीं बजाते। एक वर्णनात्मक आदेश है कि पेट्रोल पंप के पास धूम्रपान न करने की सलाह देना एक निषेधात्मक मानक है। मानदंड केंद्रीय बिंदु सिद्धांत के अनुसार हम केवल उसी मानकों के प्रति अनुरूपता प्रदर्शित करते हैं जिसे हम अपने लिए प्रासंगिक मानते हैं, जो हमारी जरूरत के अनुसार होता है। सिद्धांत मानते हैं, सिद्धांत का अर्थ है कि मानक हमारे व्यवहार को मुख्य रूप से तब तो प्रासंगिक मानते हैं। इसके विपरीत जब हम उनके बारे में नहीं सोचते या उन्हें अप्रासंगिक मानते हैं तो सामाजिक मानदंड का प्रभाव कम हो जाता है। इसके अलावा छोड़ो, इसके अलावा कौन कौन क्या सुझाव दिया, तो यही है जिस चीज़ को हम मानते हैं उस चीज़ के प्रति हमारा ध्यान अनुरूपता का बढ़ जाता है। जैसे कि कई लोग बोलते हैं कि फ़ोन पे बात नहीं करनी चाहिए पेट्रोल पंप पे, पर जो जिसे हम अप्रासंगिक मानते हैं उस चीज़ को हम अपनाते हैं और फ़ोन पे बात करते हुए पेट्रोल भराते हैं और पेट्रोल भरवा के निकल जाते हैं बात करते हुए ही। तो अनुरूपता के कारण क्या है? तो मानकात्मक सामाजिक प्रभाव, पसंद किए जाने की इच्छा, जब और लोग पसंद कर रहे हैं सामाजिक रूप से
तो आपको भी उसके आगे आत्मसमर्पण करके उसे अपनाना पड़ेगा और उसे फॉलो करना पड़ेगा। सूचनात्मक सामाजिक प्रभाव, सही होने की इच्छा। जो लोग सही होता है वो लोग इस इच्छा को, अनुरूपता को अपनाते हैं। जैसे कि आज के समय में किसी अन्य भाषा वाले क्षेत्र में जहाँ हिंदी का उतना प्रयोग नहीं होता है, वहाँ पे भी एक हिंदू नेता का सर्व सम्मान होता है। सही होने की इच्छा को दर्शाता है और उसकी बातों पे और उनके हिंदी बोलने पर भी समझ के तालियों से उनका अभिवादन किया जाता है। तो क्या था, वो सही होने की इच्छा था। जैसे कि अभी कोई और प्रधानमंत्री या जो बाइडन या कोई भी आए और बड़ा प्रधानमंत्री, ऋषि सुनक आज की डेट में ब्रिटेन का है, वो अमेरिका का है, तो उस पे हम लोग ताली बजाएंगे और उसका स्वागत करेंगे। सही होने पर अनुरूपता में हाँ बोलेंगे, वो जय श्री राम बोलेगा तो जय श्री राम बोलेंगे, और भारत माता की जय बोलेगा भारत माता की जय बोलेंगे। जो भी वो बोलेगा उसके साथ हम लोग समर्थन दिखाएंगे और अनुरूपता अपनी शामिल करेंगे। अनुरूपता की हानियाँ, अनुरूपता की कुछ हानियाँ भी होती है, जैसे कि अभी दिखाया गया कि अगर एक गलत मॉडल आ रहा है तो वो और गलत हो जाएगा, क्योंकि लोग अपने डाटा को सार्वजनिक करने देते हैं। इसलिए तो आपातकालीन स्थिति में जब लोग भागते हैं तो उसी के अनुरूपता के अनुसार सब भागते हैं। गलत होने पर किसी का कोई साथ नहीं देता, तो एक तरीके की ये भी अनुरूपता की हानियाँ हो जाती है। और जो है वो पढ़ लेना, दूसरे का व्यवहार जैसे करते हैं वैसे भविष्यवाणियों में शामिल हो जाना कि ये दुनिया 2012 में ख़त्म होगी, पूरी दुनिया मान ली थी, अनुरूपता पिक्चर बना दिए थे सब खत्म होने के बाद। बहुत सारी चीज़ों में अनिरूपता में प्रतिरोध का वर्णन कीजिए, ये क्वेश्चन आया था 2022 के जून के टर्म एंड एग्जाम में। तो ये अवधि पसंद किए जाने की इच्छा और सही होने की इच्छा हमारे ऊपर नुकसान अनुरूपता के लिए बहुत दबाव डालती है। फिर भी हम कई ऐसे उदाहरणों होता है, लेकिन उदाहरणों लिख दिया, उदाहरणों को पाते हैं जहाँ हम लोगों की अनुरूपता नहीं देखते और भीड़ से अलग रहता है। हो जाता है कई बार मन चंट हो जाता है। नहीं, उदाहरण के लिए हालांकि लिंग का मानक कहते हैं कि पुरुष के बाल छोटे और महिलाओं के बाल लंबे होने चाहिए। फिर भी अक्सर हम इसके विपरीत होते हैं। हम लंबे बालों वाले पुरुषों और छोटे बालों वाली महिलाओं को देखते हैं। तो ये एक प्रॉब्लम है। प्रतिरोध को सब लोग समाज से अलग करते हैं कुछ ना कुछ, फिर कोई कितने ही अलग कर लेता है। इसका उदाहरण तो सोशल मीडिया पे भर भर के पड़ा हुआ है। हम्म, वही सोलेमस का दिया हुआ है कि जिन्होंने 24% लोग ने अपना अनुरूप एकदम चुना और बाकी गलत लोगों का, जो लोग सब लोग सही मान रहे थे, अनुरूपता का पालन कर रहे थे, उसके खिलाफ 24% लोगों ने अपना मत दिया और सही लाइन का प्रयोग किया। और फिर इसमें एक पॉइंट है, व्यक्तिगतता बनाए रखने की आवश्यकता। लोग अपने व्यक्तित्व को बनाए रखना चाहते हैं और उसे दूसरों के सामने प्रदर्शित करता है। व्यक्तित्व नियंत्रण बनाए रखने की आवश्यकता। सॉरी, क्या है, व्यक्तिगता पर्सनैलिटी से हो गई। व्यक्तिगत नियंत्रण कि अपने ऊपर नियंत्रण बनाए रखना और दूसरों के आगे आत्मसमर्पण ना करना। और दूसरों के आगे आत्मसमर्पण का मतलब है कि दूसरे की अनुरूपता में शामिल ना होना। व्यक्तिवादी को प्रोत्साहित करने वाले माना। समाज में ऐसे भी कुछ समाज के कुछ ऐसे समूह जो सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने में समाज की क्रांति लाने के लिए बनाए गए हैं। जैसे हर लोग होते हैं, जैसे कि न्यूटन, इन लोगों ने सिद्धांत दिया, उन लोग की ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, प्रोत्साहित किया एक दूसरे को और पूरी दुनिया को बताया कि एकदम अलग धारणाएं स्टार्ट की। ऐसे समूह मानक तो वही समूह होते हैं जिसे लोग मार्क्सवादी कम और क्या बोलते हैं यार, बहुत सारे वादी होते हैं। कहीं कहीं हमें याद नहीं आ रहा, भी पहले बहुत याद थे। पूंजीवादी, मार्क्सवादी और क्या होते हैं, बहुत सारे होते हैं ऐसे। तो बनाए गए हैं जैसे समूह जो मानक अपने सदस्यों को प्रोत्साहित करते हैं कि उन्हें सामाजिक निर्णयों के प्रति अनुरूपता नहीं प्रदर्शित करनी है। कि ये होता है ना, जैसे सरकार किसी की भी हो, विरोध वाली पार्टी अनुरूपता नहीं प्रदर्शित करनी चाहिए। और उदाहरण के लिए कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ काम करने वाली गैर सरकारी संस्थानों के सदस्य पीढ़ियों के माध्यम से स्थापित समाजों की मान्यताओं के खिलाफ व्यवहार करते हैं। हालांकि ये एक सामाजिक समस्या है। यह समूह के समाज में कुछ परिवर्तन लाने की के लिए सामाजिक मानदंडों के खिलाफ जानबूझकर कार्य करते हैं। अल्पसंख्यक प्रभाव। तो अल्पसंख्यक भी प्रभाव अनुरूपता वह करना है जो आमतौर पर दूसरे लोग करता है। यहाँ दूसरे में बहुमत है, जो एक अनुरूपता कर रहा है वो मत है में है। हालांकि ऐसा उदाहरण जहाँ व्यक्तियों के एक छोटे समूह बड़े बहुमत का व्यवहार का बदलाव लाता है। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, विनोबा भावे आदि कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने समाज की मनोवृत्ति में बदलाव लाया।
लेकिन अल्पसंख्यकों के लिए बहुमत को सफलतापूर्वक प्रभावित करने के लिए निम्नलिखित शर्तों को पूरी करनी चाहिए। उन्हें बहुमत के विरोध में समय समन समनुरूप होना चाहिए, वह विभाजित नहीं दिखाई देने चाहिए, जैसा कि आज के समय में इंडिया पार्टी है, अब एकदम समनुरूप है, वो विभाजित नहीं है। उन्होंने कठोर और हठधर्मी नहीं होना चाहिए, एकदम सही बात है। अल्पसंख्यक जो एक प्रस्ताव जो बार बार दोहराते रहता है, उन लोगों की तुलना में कम अनुनयात्मक होते हैं जो न्यायात्मक प्रदर्शित करता है। फिर आ गया वर्तमान सामाजिक प्रवृत्ति का अनुरूप तर्क होने चाहिए। आज के समय में क्या तर्क होने चाहिए? 40 साल पुराने, 10 साल पुराने नहीं चलते हैं, या 2 साल पुराने भी अनुरूप तर्क देने चाहिए। अल्पसंख्यक अधिक प्रभावशाली होते हैं। अब आगे अनुपालन क्या होता है? जब हम दूसरों की इच्छा पे, अनुपालन सामाजिक प्रभाव है, प्रभाव का एक रूप है जहाँ हम दूसरों के व्यक्ति द्वारा दिए गए प्रत्यक्ष अनुरोध को स्वीकृत करते हैं, कि जैसे कि आप कृपया करके मेरे लिए पानी ले आओगे, यह एक अनुपालन की स्थिति है। ठीक है, तो अनुपालन किसी बहुत तरीके का होता है जहाँ पे हम बोल देते हैं कि आप दो मेरे बाद सामान ले सकते हो, हमें थोड़ा जल्दी है, ये एक अनुपालन की स्थिति होती है। ये ऐसा नहीं है कि एक लोग सामान बोला कि आंटी जी आप आगे आ जाओ, आपको जल्दी होगी, या किसी को नहीं नहीं, अगर एक वृद्ध आंटी जी के लिए आप सब लोग आगे आ रहे तो आपको भी आना, आगे आना, पीछे हटना, उनके लिए उनको आगे करना, ये एक अनुरूपता होगी और ये अनुपालन हो जाता है उनका। उन्होंने आपसे अनुरोध किया और आप पीछे हट गए, उनकी बात का अनुपालन हो गया। तो अनुपालन में प्रयुक्त रणनीतियों के नियम, मित्रता या पसंद, प्रतिबद्धता या निरंतरता, अभाव, पारस्परिकता, सामाजिक वैधता, परिहार। अनुपालन के लिए रणनीतियाँ, अभी वही ना पढ़े थे हम, बातें अच्छा नहीं। वो अनुपालन के लिए रणनीतियों के नियम और अनुपालन के लिए रणनीतियाँ। तो मित्रता या पसंद पर आधारित तकनीक, जैसे कि हमने पहले कहा है कि हम उन लोगों के साथ अनुपालन करने में अधिक संभावना रखते हैं जिन्हें हम पसंद करते हैं, मानी बात है, जिनके मन में रिस्पेक्ट हो उनको हम पहले करेंगे। फिर अनुग्रहता, दूसरों द्वारा स्वयं के लिए पसंदगी पैदा करने के लिए हम उनकी बात मान लेते हैं। चापलूसी के लिए हम लोग मान सकते हैं, आत्म सर्वधन के लिए मान सकते हैं, आत्म छवि को सुधार करने के लिए मान सकते हैं। जो आपके बारे में गलत सोचता है कि ये धरती का बोझ है, तो अगर वो कभी बोले कि आज ये काम कर दो तो आप तो करोगे, क्योंकि वो आपकी छवि में सुधार कर सकता है, इसलिए आप उसकी बात में को मानोगे। फिर प्रतिबद्धता और निरंतरता पर आधारित तकनीक, कुछ प्रतिबद्धताओं के मामले में हमारे द्वारा किसी भी अनुरोध और अनुपालन की संभावना अधिक होती है जो हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हो। प्रतिबद्धता, सॉरी। वैकल्पिक रूप से हम उन व्यवहारों के लिए अनुरोध का अनुपालन करते हैं जो हमारे पूर्व कार्यों के अनुरूप है। इस सिद्धांत के आधार पर अनुपालन की रणनीतियाँ फुट इन द डोर तकनीक का लेबॉल प्रक्रिया। फुट इन द डोर, इस तकनीक के शुरू में एक छोटे से अनुरोध की आवश्यक होती है। क्या आँख में चला गया है? वैसे होती है, इस सौदे से कई तरह की डिज़ाइन किया जाता है कि लक्ष्य आसानी से इसे स्वीकार कर ले। एक बार जब हम लक्ष्य का अनुरोध को स्वीकार कर लेते हैं तो लक्ष्य को बड़ा कर दिया जाता है और वास्तविक अनुरोध किया जाता है। इस मामले में लक्ष्य द्वारा इस बड़े अनुरोध को स्वीकार के करने की अधिक संभावना होती है, क्योंकि इसे स्वीकार करना उसके पूर्व कार्यों का अनुरूप नहीं होता। हाल में एक प्रसिद्ध कंपनी ने भारत में अपनी मोबाइल संचार सेवा शुरू की। उन्होंने शुरू के कुछ महीने के लिए अपने ग्राहकों को मुफ्त कॉलिंग और डेटा की पेशकश की। बाद में उन्होंने ग्राहक से वसूल करा दिया जो अन्य सेवा प्रदाताओं को दरों के साथ कमोबेश समान थी। अभी तक परिणामों से पता चलता है कि उपयोगकर्ता का एक बड़ा हिस्सा उसी नेटवर्क का सेवा प्रदाता के साथ जारी रहा है। हमें लगता है ये बात शायद ये जियो की कर रहा है क्या? ये जियो ही था जो फ्री में पहले किया फिर पैसा लगा दिया। लो बॉल तकनीक, लो बॉल प्रक्रिया सर्वप्रथम एक सौदे के लक्ष्य के लिए उपयुक्त की जाता है, लेकिन जब बार बार लक्ष्य इस सौदे को स्वीकार कर लेता है तो सौदा का कम आकर्षक बना दिया जाता है। होता है कि जैसे कि आप फ्लिपकार्ट पे सामान लो, हर बार आपको 10% डिस्काउंट दे, फिर उसको कम आकर्षक बना दिए तो फिर 5% डिस्काउंट दे, तब भी आप वहीं से सामान लोगे। पारस्परिकता पर आधारित तकनीक, अगर किसी ने अतीत में कुछ एहसास किया, मतलब पास्ट में कुछ एहसास किया, तो वो उस व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अनुरोध को स्वीकार करने की अधिक संभावना रहती है
कि अदिति ने कुछ एहसास किया कि ये थोड़ा गरीब था, ये था, वो था, बीमारी से ग्रस्त था। तो इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है डोर इन द फेस तकनीक और डेट इन ऑल तकनीक। अभाव पर आधारित तकनीक क्या कहती है? कोई चीज़ जो दुर्लभ है वह अधिक मूल्यवान प्रतीत होती है। जो दुर्लभ है वो अधिक मूल्यवान प्रतीत होती है। जैसे कुछ कॉइन्स होते हैं दुनिया में जो बहुत कम होते हैं, 6 पीस होते हैं, 5 पीस होता है, या जैसे 786 का कोई नोट छपते तो बहुत सारे, लेकिन कभी आपको किसी भी नोट के बंडल में दिखाई नहीं देता। इस प्रकार ऐसी दुर्लभ वस्तु का ध्यान केंद्रित होता है और उससे अनुरोध आमतौर पर अधिक ध्यान से आकर्षित होते हैं और उसका पालन करते हैं। आज्ञाकारिता क्या होती है? जहाँ पे कोई आपको आज्ञाकारिता दे दिया और आपने फिर उसे स्वीकार करना रहता है। जैसे आपके टीचर ने आदेश दे दिया कि क्लास को एकदम शांतिपूर्ण बनाए रखना है, या संडे को 26 जनवरी है, अब आपको आना पड़ेगा, नहीं तो आपको 3 दिन सस्पेंड कर दिया जाएगा, किसी क्लास में आने नहीं दिया जाएगा, और फिर घर पे फैमिली की एक एप्लीकेशन के साथ आपको आना पड़ेगा चौथे दिन कि आपने क्यों नहीं आए आप 3 दिन, और क्यों नहीं उपस्थित है आप 26 जनवरी को। तो आज्ञाकारिता होती है जिसे माना जाता है। तो मिलीग्राम का प्रयोग क्या होता है? मिलीग्राम का प्रयोग प्राधिकारी के प्रति आज्ञाकारिता का अक्सर देखा जाता है। प्राधिकारी के प्रति आज्ञाकारिता का अक्सर देखा जा सकता है, लेकिन स्टैनली मिलीग्राम के प्रयोग को प्रदर्शित किया बिना किसी वैध प्राधिकारी भी लोग दूसरे के प्रति उच्च स्तर के अधीन हो सकते हैं। मानी बात है, अपने पापा के प्रति आप होगे, अपनी माँ के प्रति होगे, अपने बड़े भाई के प्रति होगे, बड़े बहन के प्रति होगे, प्रतिभागी हो। सभी पुरुष को बताया गया कि प्रयोग का उद्देश्य सीखने पर सजा और प्रभावों को जानना है। बताया गया कि प्रयोग का उद्देश्य सीखने पर सजा के प्रभावों को जानना है। सीखने पर सजा के प्रभावों को जानना है। वास्तविक प्रतिभागियों ने अन्य प्रतिभागियों के साथ युग्मित किया गया। वास्तविक प्रतिभागी जो आए थे असल में, और अन्य प्रतिभागियों के साथ युग्मित किया गया जो वास्तव में एक मिथ्या प्रतिभागी शोधकर्ता के सहायक थे। प्रत्येक जोड़ी में एक प्रतिभागी को एक शिक्षक के रूप में कार्य करना था। प्रत्येक जोड़ी में एक प्रतिभागी को एक शिक्षक के रूप में कार्य करना था और दूसरे प्रतिभागी को शिक्षार्थी के रूप में कार्य करना था। शिक्षक और शिक्षार्थी की भूमिका में एक टोपी से निकाली गई एक पर्ची से आधारित पर की गई। हालांकि पर्ची को पहले से ही तय तरीके से तैयार किया गया था ताकि असली प्रतिभागी को हमेशा शिक्षक की भूमिका मिले। असली प्रतिभागी को शिक्षक की भूमिका मिले। फिर उपकरण क्या थे? मिलीग्राम के प्रयोग में उपयुक्त उपकरण एक बोर्ड था जिसमें 15 वोल्ट से 450 वोल्ट तक के 30 स्विच थे। प्रतिभागियों को बताया कि प्रत्येक स्विच को दबाने से कुर्सी कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो भी आप कमेंट करके मुझे बताना जरूर से। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी प्रॉब्लम लिंक है, अगर कोई प्रॉब्लम या डाउट आपको कोई पर्सनली मतलब कि इग्नू से रिलेटेड जिसमें आपको कोई डिटेल शेयर करनी हो तो आप मुझे वहाँ डिटेल शेयर करके बता सकते हो। सो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेवल का नेक्स्ट वीडियो में। सो तुम पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ो। कोई बात समझ में ना आए तो पूछ लेना, भले ही मुझको ना बताए लेकिन उसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हो। और वीडियो बहुत अच्छी बना रहे हैं, तुमको लोग को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। कोई भी अगर हम देखें ना वीडियो पे, देखना है 50% लोग का हम देखने के लोग सब्सक्राइब करके जाते हैं। दिखाता है 98% लोग बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देख के चले जाते, कूदते मन करता है, लेकिन क्या करें। चलो टाटा बाय बाय, पढ़ाई करो, बाय।